हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका न्यूज़ मैनिएक में, अ प्लेस फॉर डेली न्यूज़ डेवलपमेंट, जहां आपको मिलता है डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपका दोस्त यतेंद्र सिंह। अ क्विक इन्फो अबाउट मी। मैंने अपनी मास्टर्स करी है फूड एंड न्यूट्रिशन से एंड आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम हैंडल्स पे। ये मेरे डिफरेंट हैंडल्स हैं। और टेलीग्राम पे मैं डेली एक लिंक शेयर करता हूँ शाम को, जहाँ पे 9 से 10 मैं लाइव क्लास लेता हूँ इंडियन पॉलिटी की। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप मुझे इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली, जो कि है इंडिया ड्रॉप्स प्लाज्मा थेरेपी फ्रॉम कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। जब से कोरोना हुआ है और कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है, हमने ये पाया और हमने अक्सर ये देखा है कि यह मार्केट में ऐसी काफ़ी डिमांड थी कि प्लाज्मा मिल जाए, इस ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा मिल जाए, उस ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा मिल जाए, ताकि वो प्लाज्मा जो अभी इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको चढ़ाया जा सके और वो पेशेंट ठीक हो जाए। इसके पीछे जो लॉजिक था, जो आइडिया इसके पीछे था, वो ये था कि जो भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं उनमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपकी प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। तो क्या करते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप के मेंबर से या सेम ब्लड ग्रुप के आदमी से उनका ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा लेते हैं, और फिर वो प्लाज्मा जो करेंटली पेशेंट है, जो जो करेंटली इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसमें हम एडमिनिस्टर कर देते हैं, ताकि उसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ बने, वो कोविड के अगेंस्ट फाइट करे और जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये तो अभी तक का इसके पीछे लॉजिक था। अब क्या हुआ कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और आईसीएमआर, इन दोनों ने मिलके, और डीआरडीओ ने, सॉरी, आईसीएमआर ने मिलके एक टेस्ट किया, और ये पाया, इस टेस्ट में, अपनी इस रिसर्च में ये पाया कि जो ये ट्रीटमेंट है, प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट है, ये कोविड के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे दो बातें आती हैं। पहली तो ये कि एक चीज़ कही गई कि इफ़ेक्टिव नहीं है, और दूसरी चीज़ कि आईसीएमआर ने या एम्स ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि प्लाज्मा को यूज़ ना करें। तो आज सुबह से ही व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ऐसे मैसेज फ्लो होने शुरू हो गए हैं कि क्या करें उन लोगों का जिन्होंने प्लाज्मा चढ़वा लिया, ये ठीक है कि नहीं है। लोगों में ऐसी डर फैलाया जा रहा है, डर को फैलाया जा रहा है। तो इससे बचें। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर प्लाज्मा दे दिया गया है किसी पेशेंट को तो वो गलत है, उसके साथ बुरा हो जाएगा, नहीं। ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे और पेशेंट के अटेंडर पे कि वो प्लाज्मा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि प्लाज्मा इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज इट इज़ सीम्स और इट इज़ लर्न टू बी। जितना इसके बारे में सोचा जाता है, ये उतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए इतना तो था, ये इसका बैकग्राउंड। यहाँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये हो जाता है कि देर इज़ अ नेशनल टास्क फोर्स सेटअप बाय आईएम्स एंड आईसीएमआर बॉडीज़। इन दोनों के जॉइंट मेंबर्स ने मिलकर एक नेशनल टास्क फोर्स अगेंस्ट कोविड-19 बनाया था, और उनका ये कहना था कि कोविड-19 के अगेंस्ट प्लाज्मा थेरेपी जो है वो वर्क नहीं करती है। ये जो है ये सही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो बात है जो व्हाट्सएप पे फ्लो हो रही, नो प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 इज़ रॉन्ग, इज़ फॉल्स। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये भी मिलती है इस न्यूज़ आउटलेट में, जो हमारे आंसर राइटिंग को बढ़िया कर सकती है, वो ये है कि सिमिलर स्टडीज़ वर डन इन चाइना एंड नीदरलैंड। नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड भी है। तो जो लोग नहीं जानते नीदरलैंड कहाँ है और क्रिकेट देखना उन्हें पसंद है, तो वो क्रिकेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हॉलैंड का दूसरा नाम नीदरलैंड है, जैसे इंडिया का दूसरा नाम भारत है। तो चाइना और नीदरलैंड में भी ये सिमिलर स्टडीज़ हुई थी और सिमिलर रिपोर्ट ही पाई गई थी कि वो प्लाज्मा थेरेपी जो है कोविड के अगेंस्ट इतनी वर्केबल नहीं है। तो आप अपना आंसर सब्सटेंशिएट कर सकते हो, और जो हमारी रिसर्च एम्स ने और आईसीएमआर ने की है वो सही हो गई है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा अनोखा बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर प्लाज्मा थेरेपी नहीं देनी है तो क्या देनी है, हमारे पेशेंट कैसे ठीक होंगे? इसका आंसर है डीआरडीओ द्वारा दिया गया एक ड्रग। मतलब वैसे तो जनरली इसका आंसर है मेडिसिन, लेकिन जो डीआरडीओ द्वारा ड्रग, अभी डीआरडीओ द्वारा जो मेडिसिन अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है वो काफ़ी इफेक्टिव बताई जा रही है, और इसको एमरजेंसी यूज़ के लिए भी परमिशन मिल चुकी है। तो इसका बहुत लार्ज स्केल पे एमरजेंसी डेवलपमेंट हो रहा है, इमरजेंसी प्रोडक्शन हो रहा है इसका। इस ड्रग का नाम है 2G, जिसको हम लोग बुलाते हैं 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज।
वेल इट्स अ केमिकल नेम, ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हमारे जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री के या साइंस बैकग्राउंड से इसको सुन रहे हैं वो कमेंट में इसको ज़रूर एक्सप्लेन करें कि डी ग्लूकोज का मतलब क्या होता है। एक एल ग्लूकोज होता है, एक डी ग्लूकोज होता है, इसका क्या मतलब है, 2 डीऑक्सी का क्या मतलब है। साथ ही साथ क्योंकि ये जो ड्रग है ये डीआरडीओ ने बनाया है, और डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डी की जॉइंट वेंचर ने बनाया है। तो डॉक्टर रेड्डी तो अपने में एक लैब हो गया, डीआरडीओ पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो डीआरडीओ की जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। ये वो लेबोरेटरी थी जहाँ पे इन्होंने, डॉक्टर रेड्डी ने और डीआरडीओ ने मिलकर इस ड्रग को डेवलप किया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्ज़ाम में ऑफकोर्स सीडीएस में और यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये प्रीलिम्स के लिए कि किस इंस्टीट्यूट में, या दिस इंस्टीट्यूट वाज रिसेंटली इन न्यूज़, या 2 डीऑक्सी ग्लूकोज किसने बनाया। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे एंड यू शुड रिमेंबर दिस नेम, इन मास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। अभी हम लोगों ने बात की थी प्लाज्मा की, तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। देखिए हमारे, वी ऑल नो दैट देर इज़ अ ब्लड इज़ अ मिक्सचर, और इस ब्लड के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इसमें आरबीसी है जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, फिर वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और फिर उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का सबसे ज़्यादा पार्ट होता है। प्लाज्मा इज़ अराउंड 55% ऑफ द ब्लड। उसके बाद आरबीसीज होती है हमारी जो अराउंड 41% होती हैं, और 4 से 5% हमारा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए हमें पता लग रहा है कि पहले आपने ब्लड का सैंपल लिया टेस्ट ट्यूब में और उसको सेंट्रीफ्यूज किया। हमें पता है सेंट्रीफ्यूज इज अ प्रोसेस इन विच अ मटेरियल और अ लिक्विड इज केप्ट एंड इट इज़ देन रोटेटेड ऑन अ वेरी हाई स्पीड। बहुत हाई स्पीड पे इसको घुमाया जाता है, और ग्रेविटी के कारण जो है इसमें डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, भारी चीज़ नीचे आ जाती है, हल्की चीज़ ऊपर चली जाती है, तो प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। तो ये तो एक मैंने गूगल से फ़ोटो आपको समझाने के लिए रखी है, और ये दूसरी फ़ोटो है, ये हमने कॉलेज में ली थी। मैं कॉलेज में प्रैक्टिकल किया था, और उस प्रैक्टिकल के दौरान हमने भी प्लाज्मा डिफरेंट किया था। तो समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा क्या होता है और ब्लड में कौन सा पार्ट होता है प्लाज्मा का वर्क भी क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि वैक्सीन्स बना रहा है कोविड के अगेंस्ट, तो ये सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा, और सही आंसर को मैं हाईलाइट भी करूँगा। यहाँ पे एक और चीज़ हमारे लिए जाती है ये जानना कि आईसीएमआर क्या है। आईसीएमआर जो बच्चे यूपीएससी सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, वो आईसीएमआर के बारे में ज़रूर पढ़ लें, सीएसआईआर के बारे में ज़रूर पढ़ लें, इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ लें, ये कहाँ पे हैं, और इनके वर्क के बारे में पढ़ लो। सीएसआईआर तो बहुत सारी रिसर्च कर रहा है, तो कम से आपको, जैसे सीएसआईआर ग्रीन क्रैकर्स बना रहा है और सब, और भी बहुत रिसर्च कर रहा है इन्वायरमेंट के लिए, तो सीएसआईआर तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के जाना गलती होगी। जो बच्चे दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे आईबी हो गया या एसएससी हो गया, वो लोग एक बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, और ये कहाँ पे हैं, जो ये किस शहर में मौजूद हैं, ये ज़रूर देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है एसएससी में कि ये कहाँ सीएचएसएल में डायरेक्ट कि XYZ इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, या इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट एग्रीकल्चर कहाँ अवेलेबल है। तो फिलहाल तो इस न्यूज़ से यही रिलेटेड था, तो मैंने ये लिख दिया है। और ईकेटी आज हमने नया स्टार्ट किया है, एग्ज़ाम फोकस्ड की टर्म्स। तो मैं हर न्यूज़ के बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी जो एग्ज़ाम में आनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए, वो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे पढ़ें। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की ओर, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ सेकंड वेव ऑफ इकोनॉमी नॉट एज सीवियर एज फर्स्ट, सेज आरबीआई। तो आरबीआई ने ये बोला है कि जो लास्ट ईयर हमारे जब लॉकडाउन लगा था तो हमारी इकोनॉमी एकदम से डिसरप्ट हो गई थी, ऑफ ट्रैक हो गई थी। इस साल भी लॉकडाउन लग रहा है और वही फेस चल रहा है अप्रैल मई का, लेकिन इस साल पिछले साल से बेहतर है, और इस साल जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी देखी जा रही है। अब अभी देखिए ये एक आर्ग्यूमेंट है, अभी इसको कंक्लूजन मान लेना ये गलत होगा, क्योंकि अभी तो इस फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर का अभी फर्स्ट क्वार्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मई ही चल रहा है, तो इसको कंक्लूजन नहीं माना जाए अभी। हाँ, लेकिन इसको जो है एक अच्छा साइन मान सकते हैं, एक अच्छा इंडिकेटर मान सकते हैं, और जब तक 2 या 3 क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक है या नहीं है।
लेकिन आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा और इसके क्या रीजंस है कि इकोनॉमी हमारी इस साल अच्छा वर्क कर रही है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है देन लास्ट ईयर। एंड दिस कुड बी योर आंसर फॉर इंटरव्यू, जिनके इंटरव्यू हैं वो अभी इसमें देख सकते हैं, और जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये बढ़िया है। वेल द फर्स्ट रीजन इज लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स। अभी पिछले साल तो एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस साल क्या है कि सभी स्टेट को उनके पास अपनी स्वेच्छा के अनुसार लॉकडाउन लगाए, किसी स्टेट में पहले, किसी स्टेट में बाद में, और स्टेट के अंदर भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने हिसाब से जो है लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो लॉकडाउन एक्सटेंड भी कर रहे हैं या लॉकडाउन जल्दी ख़त्म भी कर दे रहे हैं, लॉकडाउन की टाइमिंग भी अलग अलग है। तो दिस लोकलाइज्ड लॉकडाउन हैज़ हेल्प्ड इकोनॉमी टू मूव, वरना पिछले साल तो पूरा हॉल्ट हो गया था एक साथ। अभी थोड़ा थोड़ा पार्ट में भी गाड़ी चल रही है, लेकिन चल तो रही है ना। तो ये वो रीज़न है। सेकंड रीज़न इज़ बेटर एडेप्शन टू वर्किंग विद लोकलाइज्ड नॉर्म्स। देन मोर एफिशिएंसी इन वर्क फ्रॉम होम। अभी लास्ट ईयर वर्क फ्रॉम होम में लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था, एकदम से ऑकवर्ड हो गया था, एकदम से थोड़ा अजीब सा हो गया था। अभी क्या है कि लोगों की एफिशिएंसी बढ़ गई, अपने घर में रह के ज़्यादा काम कर ले रहे हैं। तो ये इसने भी एक इनपुट दिया है, इसने भी पुश दिया है इकोनॉमी को। और लास्ट में जो आरबीआई कहती है वो कहती है कि ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट एंड ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल्स ने भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प किया है। देखिए यहाँ तक तो हमको ये समझ में आ गया कि कैसे एक हमारी जो इकोनॉमी है वो लास्ट ईयर से बेहतर हुई है, इस बेहतर होने का कारण क्या है और किन रीजनों के कारण से ये अच्छी आगे चल रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो अभी भी ये है कि किन कारणों की वजह से ये पूरी तरीके से जो है उठ नहीं पाई है, हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से दोबारा से ट्रैक पे नहीं आ पाई है। तो इसके भी कारण है। सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो है डिमांड शॉक, यानी कि डिमांड इतनी नहीं है। अब डिमांड इतनी क्यों नहीं है, ये तो देखिए लॉकडाउन है, लोगों का बाहर निकलना कम है, तो लोगों की ज़रूरतें कम हो रही हैं, तो इसीलिए लोग डिमांड भी कम कर रहे हैं। साथ ही साथ किसी को नहीं, क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, किसी को नहीं पता कब कितना खर्चा हो जाए, तो लोग थोड़ा पैसा बचाने की भी सोच रहे हैं। तो ये हुआ डिमांड शॉक कि ज़्यादा डिमांड नहीं है मार्केट में। फिर लॉस ऑफ मोबिलिटी, यातायात जो है, जो हमारा परिवहन है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं है इस समय। थोड़ा रुक रुक के हॉल्टर है, थोड़ा सा रुक रुक के काम कर रहा है, इसीलिए जो है ये हमारा इकोनॉमी को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, जब डिमांड ही ज़्यादा नहीं है तो स्पेंडिंग भी आदमी सोच सोच के ही कर रहा है, खर्चे भी सोच सोच के ही कर रहा है और कम कर रहा है। वरना पहले तो आज डोमिनोज़ में जा रहे हैं खाने और कल केएफसी जा रहे हैं और शाम को ठेले पे जो है चाट पापड़ी खा रहे हैं, तो खर्चा बहुत था। अभी लोग खर्चा बचा रहे हैं। तो ये सारे कारण थे जिनके कारणों से हमारी इकोनॉमी अभी भी बैक स्टेप में है और आगे उतना खुल के नहीं बढ़ पाई है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें होती हैं। जैसे जहाँ यहाँ हमने पढ़ा डिमांड शॉक, अभी सवाल ये उठता है कि अच्छा डिमांड तो है नहीं। आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि डिमांड तो होने रही है, जब डिमांड ही नहीं है तो फिर लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, जब खर्चा ही नहीं कर रहे हैं तो मार्केट में पैसा नहीं होगा, मार्केट में पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे। देखिए इस तरीके से सोचेंगे ना तो ये काम नहीं चलेगा, ये आप फंस जाएंगे ओवर थिंकिंग में, ये नहीं करनी है। हमने क्या बोला कि डिमांड शॉक है, डिमांड कम है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही है और उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सप्लाई बराबर चल रही है। इस कारण से भी हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे है, इस कारण से भी हमारी इकोनॉमी लास्ट ईयर से ज़्यादा बढ़िया इस साल परफॉर्म कर रही है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इज़ कंटिन्यूसली देयर एंड इट्स हैज़ नॉट बीन हैम्पर्ड, उसमें ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं हुआ है। इस न्यूज़ से हमें जो 2-3 पॉइंट याद रखने के लिए हैं, जिन्हें हमें घर जाके पढ़ना है, वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, ये आप लोग पढ़िएगा ज़रूर एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी पोर्शन के लिए, और आप लोग अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीडीएस के लिए, वो ये ज़रूर पढ़ लें कि आरबीआई किस साल में बना था, आरबीआई का करंट हेड कौन है और आरबीआई किस एक्ट के अंडर बना था, आरबीआई एक्ट किस ईयर में आया था, उस एक्ट में क्या था। तो गूगल कीजिएगा, ये जल्दी से ही आपको मिल जाएगा, और इसका एक छोटा सा नोट बना लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफेंस एग्जाम्स एंड एसएससी एग्जाम्स।
बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है वायरस इन द विलेज एंड मूव ऑन द प्लेन। ये दोनों एडिटोरियल के पार्ट थे। अभी संडे को यानी कि कल के दिन गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है, गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि जो अब रूरल एरियाज़ में, हमारे गांव में वायरस बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए वहाँ एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है गवर्नमेंट ने, ताकि गांव में हमारा जो वायरस ज़्यादा ना फैल जाए। अब इन दोनों आर्टिकल्स में दो बातें करी गई हैं। पहले आर्टिकल्स में तो उन गाइडलाइंस के स्टेप बताए गए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसाइड किया है, और दूसरे आर्टिकल में जो के श्रीनाथ रेड्डी द्वारा जो लेफ्ट हैंड पे है, जो आर्टिकल है, इसमें ये बताया गया है कि हम और क्या स्टेप्स कर सकते हैं अलोंग विद दिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूव ऑन दी प्लान इस आर्टिकल में क्या बोला गया है। इस आर्टिकल में जो गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा, वैसे आंसर राइटिंग के लिए दोनों आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, इसमें कंटेंट आपको काफ़ी मिला है। तो इसमें ऑथर ये कहना जो इसमें गवर्नमेंट या ऑथर ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी ANMs हैं, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जो हमारी ANM होती हैं, GNMs होती हैं, उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर वो जाके जगह जगह जाके गांव में घर घर जाके RAT टेस्ट करेंगी। साथ ही साथ ANM, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं, ये वैक्सीनेट भी करेंगी और कांटेक्ट ट्रेसिंग भी करेंगी कि किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में अगर कोई आया था तो फिर उसके साथ उसका पीछा करेंगे कि भैया आप उसके कांटेक्ट में आए थे, आप भी अपना टेस्ट करा लीजिए और आप भी वैक्सीनेट करा लीजिए खुद को। तो ये काम इस बार ANM और आशाज और आंगनवाड़ी के लिए बढ़ जाएगा, और ऑफकोर्स है कि पहले इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ नर्सेज, वेंटिलेटर ऑपरेटर्स को बढ़ा रही है। एक बात, जो दूसरा वाला आर्टिकल था, वायरस इन दी विलेज, डिजाइन ऑफ अ न्यू हेल्थ सिस्टम कुड एमर्ज फ्रॉम कोविड क्रूसिबल, इस आर्टिकल में इन्होंने 2-4 और स्टेप्स बताए थे कि और क्या क्या किया जा सकता है। वो मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पे 3-4 बुलेट पॉइंट्स बना दिए, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ मैं। प्राइमरी हेल्थ केयर टीम मस्ट विजिट एवरी हाउस होल्ड फॉर टेस्टिंग एंड वैक्सीनेट। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग इज नीडेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी क्या है कि जो भी प्लानिंग हो रही है या जो भी मॉनिटरिंग हो रही है वो सेंट्रल लेवल पे हो रही है। सेंट्रल ना सिर्फ गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल यहाँ पे हर स्टेट का सेंटर बना रखा है, वहाँ से यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑलवेज गुड। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इधर इन द केस ऑफ पावर और इधर इन द केस ऑफ मेडिकल, इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज जब लोकली डेटा अवेलेबल होगा आपके पास, या लोकली जो डॉक्टर्स हैं, या लोकली जो अथॉरिटी है, लोकल अवेलेबल अथॉरिटी, जो वहाँ का जो DM है, या वहाँ का जो उस डिस्ट्रिक्ट का CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो डिसाइड करे कि यहाँ पे हमारी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है, तो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या एक्शन लेना है, कैसे करना है, ये पावर जो है डिस्ट्रिक्ट को दे दी जाए अब, एटलीस्ट फॉर रूरल एरियाज। और डेटा मस्ट बी अवेलेबल एट ब्लॉक लेवल फॉर रियल टाइम अलर्ट्स एंड रिस्पॉन्स। अभी सारा डेटा क्या है, वो सेंटर में चला जा रहा है, स्टेट सेंटर से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके लिए जो है अच्छा डेटा अगर लोकली भी अवेलेबल होगा तो इनके पास रियल टाइम एक्शंस लेने के लिए, रियल टाइम प्लान बनाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव होगा। एक्स्ट्रा स्टेप्स भी हैं जिनकी, जैसे कि मुझे भी लगता है कि ये किया है और मैंने इसमें ऐड भी किया है, कि आप NCC और NSS के कैडेट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। आफ्टर ऑल NCC कैडेट्स आर आफ्टर द डिफेंस, आफ्टर द इंडियन डिफेंस, इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इंडियन डिफेंस जो है हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के बाद NCC जो है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये, तो इनको इस्तेमाल कीजिए। आप लोकल कम्युनिटीज़ का इंगेजमेंट कीजिए, पंचायत का, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, इनको बुलाइए। गांव में अगर कोई फेमस लोग हैं आपके, 2-4 गाँव के कोई फेमस, कोई अच्छे पॉपुलर लोग हैं, तो जो इफ़ेक्टिव हैं उनको बुलाइए और उनसे कहलवाइए लोगों को कि आप कोविड के नॉर्म्स फॉलो कीजिए, वैक्सीनेट कीजिए, ताकि जो है लोगों में जागरूकता फैले और लोग बात माने। कि लोग, गांव की एक बात होती है कि वो आपके गवर्नमेंट के या आपके ब्यूरोक्रेट्स की बात उतनी जल्दी नहीं मानेंगे जितनी जल्दी वो लोकल लीडर्स की मानेंगे, गांव के ही मुखियाओं की मानेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि लोकल लीडर्स को यहाँ पे उठाया जाए और उनसे गवर्नमेंट का ये काम कोविड के विरुद्ध करवाया जाए। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स कुछ अच्छे लगे होंगे। दीज आर some of very good points you can use in your answer writing, and then of course you can explain them in your own language. आगे बढ़ते हैं, वुल्फ वॉरियर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ये न्यूज़ जो है
ये न्यूज़ बात करते, वैसे मैं आपको बता दूं इसमें पढ़ने से पहले ये लिखे हुए सी राजा मोहन ने, आप लोग आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा, इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल नहीं है, ये आइडिया पेज की बात है, आइडिया पेज पे ये सी राजा मोहन साहब के खुद के वर्ड्स हैं। सी राजा मोहन साहब इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक अफेयर्स, और इनकी कही हुई बात को आप कोट कर सकते हो एग्ज़ाम में एंड यू विल बी गिवन गुड मार्क्स। तो ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनके आप कोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ की तरफ। इस न्यूज़ में बात हो रही है चाइना की और चाइना के असर्टिवनेस डिप्लोमेसी की इन दी वर्ल्ड, और ख़ास तौर से साउथ एशिया में। हाल ही में क्या हुआ है कि चाइना ने बांग्लादेश को धमकी दी और बांग्लादेश से कहा कि आपका बहुत नुकसान हो जाएगा और आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे। साथ ही साथ चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को भी धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर रॉकेट से अटैक कर देंगे अगर तुम हमारे अगेंस्ट गए। तो बांग्लादेश ने तो दो टूक में जवाब दे दिया चाइना को कि भैया हमारी सोवरेनिटी हमारी है, हम तुम कहने से या किसी एक्सटर्नल फोर्स से कहने से कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स में कहाँ ऐसी अनबन चल रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी मोर ओवर जो है चाइना के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म ही कर देगा। तो ये जो है इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि चाइना, हाउ चाइना इज़ एक्चुअली अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए वो किस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहा है। यहाँ पे आपको दो चार चीज़ें पढ़ने की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो है चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, क्योंकि चाइना ने ऑफकोर्स जो है बहुत सारा लोन दे रखा है हर कंट्रीज़ को, और उस लोन के का इस्तेमाल करते हुए चाइना कैसे उन कंट्रीज़ पे दबाव डालता है और अपना फ़ायदा निकालता है, ये पढ़ना है। साथ ही साथ बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, BRI, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ज़रूर पढ़ना है। और साउथ एशिया में जो कोविड की चाइना डिप्लोमेसी खेल रहा है वो ज़रूर पढ़ना है। हुआ क्या कि अभी इंडिया पूरी दुनिया में वैक्सीन दे रहा है, लेकिन अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी और इंडिया ने बांग्लादेश को वैक्सीन देने से मना कर दिया। इसका फ़ायदा उठाया चाइना ने, और चाइना ने फट देसी तुरंत ही जो है आपकी वैक्सीन बांग्लादेश को पहुंचा दी। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस ख़राब करेगा, क्योंकि वैक्सीन दी इस टाइम में हेल्प करी तो चाइना के पास ज़्यादा फेवर होगा। तो हाउ चाइना इज़ यूजिंग इट्स कोविड डिप्लोमेसी, साथ ही साथ द शिफ्टिंग ग्लोबल पावर पोलैरिटी। हमको पता है कि वर्ल्ड में पहले दो पोल्स थे, एक USA और एक USSR रसिया। अभी क्या ये पोल चाइना चेंज कर रहा है और अपनी तरफ लाना चाह रहा है। अफेक्टिंग सोवरेनिटी ऑफ बांग्लादेश, ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया। हाँ, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नया तरह का टेररिज्म ऑर्गेनाइज हो गया, एक नया तरह का टेररिज्म उभर रहा है और इसको चाइनीज़ ही इसके मैं कहूँगा लीडर हैं। ये क्या करता है, चाइनीज़ किसी भी देश में जाके जब वहाँ बिजनेस करता है या वहाँ उस देश में इन्वेस्ट करता है, व्हाट डज चाइना डू इज़ कि वो अपने सिटीजन्स को उस देश में जाके बसा देता है। वहाँ पे आपको चाइनीज़ सिटीजन ज़रूर मिलेंगे और वो वहाँ पे भले ही छोटे मोटे काम कर रहे हो, उनकी एक छोटी सी परचूने की दुकान हो या वो वहाँ पे टेम्पो चला रहे हो या अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो, स्कूल चला रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो, इससे मैटर नहीं है। लेकिन वो वहाँ पे अपने चाइनीज़ सिटीजन्स को रख देता है। इससे दो फ़ायदे हैं, एक तो पॉपुलेशन को वो बाहर भेज रहा है अपने देश से, दूसरा वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने देश में, और ताकि अपने देश की वो पॉलिसीज़ को, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज़ को वो मेक कर सकें, फॉरेन पॉलिसीज़ को उसी हिसाब से बना सकें। ये अफेक्ट करता है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है। सोचिएगा इस टॉपिक के ऊपर और लिखिएगा। ये मैंने सोचा हुआ है और ये अभी कम न्यूज़ में है, लेकिन अगर आप इसको कहीं पर लिखते हैं, एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में बोलते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव भी रहेगा। वाई एंड हाउ ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्ट्रिक्ट। अभी हम सबको पता है कि ईद वाले दिन पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, मलेरकोटला, जो कि स्पेसिफिकली मुस्लिम पॉपुलेटेड है या मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट में। दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी का है या हिंदू मेजॉरिटी का या किसी और रिलीजन मेजॉरिटी का है। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे, वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट बनते कैसे हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस साल नहीं तो अगले साल तो डेफिनेटली आने वाला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द UPSC सिविल्स। द फर्स्ट कि हाउ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर मेड, नए डिस्ट्रिक्ट बनते कैसे हैं। देखिए मैं आपको इसका जवाब देने से पहले बता दूं कि स्टेट जो कि राज्य हमारे और कंट्री यानी सेंटर, दोनों के पावर्स अलग अलग हैं और दोनों के पास जो अथॉरिटी है वो भी अलग अलग है डिस्ट्रिक्ट बनाने की, स्टेट बनाने की। डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट ही बना सकता है, लेकिन सेंटर जो है वो स्टेट बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ न्यू डिस्ट्रिक्ट। पंजाब की जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है
पंजाब का लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1887 जिसका सेक्शन 5 है वो ये कहता है कि पंजाब गवर्नमेंट एक नोटिस निकाल सकती है, और उस नोटिस में वो ये बता, उस नोटिस के बाद वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री उसे छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि क्या अथोराइजेशन है, क्या अथॉरिटी है पंजाब गवर्नमेंट के पास डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की, वो है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। इतना तो आपके लिए सिर्फ एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है। और ये बात करते हैं कि नया डिस्ट्रिक्ट बनता कैसे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और सेकंड वन इज पासिंग अ लॉ। और जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देती है, वो काफ़ी ईजी होता है इसलिए। थर्ड क्वेश्चन इज देयर अ सेंटर रोल। सेंटर का कोई रोल नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट बनाने में। डिस्ट्रिक्ट बनाने में या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री अल्टर करने में सारा का सारा रोल स्टेट का होता है। सेंटर का रोल होता है स्टेट बनाने में, किसी राज्य की बाउंड्री को अल्टर करने में या नया राज्य बनाने में। यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी सिविल्स और सीडीएस के दोनों के लिए, वो है पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। इसी में बात की गई है कि नए स्टेट कैसे बनेंगे, पुराने स्टेट को मर्ज कैसे किया जाएगा, स्टेट की बाउंड्रीज कैसे अल्टर की जाएगी। तो इसी पार्ट में ये बात की गई है। तो एक बार इस पार्ट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया में ये भी देख लीजिएगा कि टोटल स्टेट्स अभी कितने हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन कंट्री कितनी है। कोलेजियम सिस्टम जो है वो क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, हमको ये पढ़ना है। नेक्स्ट न्यूज़ में ईयर 2000 से खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नमेंट को गुस्सा आएगा। स्वाभाविक है कि जो वहाँ के कंपनीज़ हैं उनको गुस्सा आएगा और वो स्वाभाविक डील को जो है चेंज कर देंगे, डील को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई 2000 साल से 21 साल हो गए, 21 ईयर्स में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है। 21 ईयर इज़ अ क्वाइट लॉन्ग टाइम पीरियड। इतने में तो पूरा का पूरा सीपैक बनाने की बात हो रही है, पूरा बीआरआई बन जाएगा। आपसे जो एक रेल लिंक नहीं बन रहा, आपसे जो एक गैस फील्ड डेवलप नहीं हो रहा है, आप उसमें उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए, जितना ईरान ने आप पे ऊपर भरोसा दिखाया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ईरान गवर्नमेंट इंडियन कंपनी से खफा है और इसलिए ऐसे स्टेप्स ले रही है। तो ये आपको पढ़ना है, आपको देखना है। और जो ईकेटीज़ हैं यहाँ पे एग्ज़ाम फोकस की टर्म्स, वो है बीआरआई बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये आपको बहुत ज़रूर देखना है क्योंकि जो चाइना का बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है उसी के अगेंस्ट स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। ये भी एक बार आपको स्ट्रिंग ऑफ पल्स देखनी है। और उसके बाद आपको देखना है ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होती है। सॉरी, चाइना के अगेंस्ट नहीं है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स भी चाइना का ही है जो कि बीआरआई का एक पार्ट है। तो आपको ये देखना है स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अगेंस्ट इंडिया का क्या इनिशिएटिव है, वो आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। आगे लास्ट स्लाइड की तरफ, और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रशांत धवन सर का बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये काम शुरू किया है। एंड आप लोगों के जो भी कमेंट हों वो ज़रूर लिख के बताइएगा। अभी मैंने स्टार्ट किया, दिस वाज माय सेकंड प्रेजेंटेशन, सेकंड स्लाइड। तो जैसा भी आप लोगों के जो भी रिव्यूज़ हों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उन्हें उस पर वर्क ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ शो योर लव, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।